जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 11th भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत लेसन 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम का नया पैटर्न आया है। इसमें रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड 55% क्वेश्चन होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड 25% क्वेश्चन होंगे और क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग के 20% क्वेश्चन होंगे। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिनको कि याद करके फैक्ट जो है उन्हें याद करके लिखा जा सकता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यानी जो थ्योरी पढ़ी है उसको हम व्यावहारिक जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे, इससे रिलेटेड 25% क्वेश्चन। क्रिएटिव मीन्स जो पढ़ा है उसे नए तरीके से या तो सृजनात्मक या आलोचनात्मक तरीके से सोचना, किसी नए तरीके से प्रस्तुत करना, इससे संबंधित 20% क्वेश्चन होंगे। तो ये एक नया स्वरूप है, इसलिए आपको लेसन 2 को पूरा इस तरीके से समझाया गया है इस वीडियो में। इंडियन इकनॉमी 1950 to 90। आपको पता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेज़ों ने उसे एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में प्रयोग किया था, यानी यहाँ से कच्चा माल ले गए और वहाँ से निर्मित माल लाकर यहाँ बेच दिया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेज़ों ने एकदम खोखला कर दिया था और उस अर्थव्यवस्था का 1950 से 1990 के मध्य कैसे विकास किया गया, ये हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और उसके जस्ट बाद प्लानिंग कमीशन आया। तो इसे संविधान में क्यों नहीं डाला गया? संविधान निर्माताओं जो हमारे राजनेता थे, उन्हें ऐसा कौन सा स्वप्न आया कि उन्होंने संविधान लागू करने के जस्ट बाद प्लानिंग कमीशन ले आए। वह प्लानिंग कमीशन जो कि हमारे देश की आगे के विकास की पूरी रूपरेखा बनाने वाला था, उसको संविधान में नहीं डाला गया। इसके कई फैक्टर हैं। पहला तो इसलिए नहीं डाला गया कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो वह अपने हिसाब से नीतियों को बनाना चाहता है। यदि इसे संविधान में डाल दिया जाता तो नीतियाँ बार बार संविधान संशोधन करना पड़ता। और कई फैक्टर थे, जैसे अभी भी योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि 1950 से 1990 के मध्य भारत का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले कि इकोनॉमिक सिस्टम को देखते हैं हम। जो आर्थिक प्रणालियाँ होती हैं, पहली आर्थिक प्रणाली पूंजीवाद है। पूंजीवाद वह आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व और नियंत्रण होता है, यानी क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, ये सभी निर्णय जो है निजी स्वामित्व द्वारा लिए जाते हैं, निजी स्वामियों द्वारा लिए जाते हैं। सरकार का कोई इसमें रोल नहीं होता और जो निजी लोग होते हैं वे निजी लाभ की प्रेरणा से सभी कार्य करते हैं, उसी वस्तु का उत्पादन करते हैं जिससे कि उन्हें लाभ अधिक हो। दूसरी सोशलिस्ट इकनॉमी होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार या समाज का स्वामित्व और नियंत्रण होता है और इसमें सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सभी कार्य किए जाते हैं। चीन जो है वो आज एक एग्जाम्पल है सोशलिस्ट इकनॉमी का। फिर हमारे देश में जो नेहरू जी थे, उन्हें समाजवादी प्रारूप पसंद था, लेकिन वे व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मिक्स्ड इकनॉमी को अपनाया। आज विश्व में कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवादी या समाजवादी नहीं है। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिक्स्ड इकनॉमी हैं, यानी उनमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब भारत के विकास के लिए 5 वर्षीय योजनाएं बनाई गई और उनमें कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए विकास के लिए। पहला उद्देश्य था समृद्धि। समृद्धि का आकलन जो है वो जीडीपी से किया जाता है।
अर्थात यदि किसी देश में जीडीपी में वृद्धि होती है तो माना जाता है कि समृद्धि बढ़ रही है। जैसे कि कोई केक है, अगर केक का आकार बड़ा हो जाए तो क्या होगा, ज़्यादा केक खाने मिलेगा। ऐसे ही जीडीपी का आकार यदि बड़ा हो जाए तो लोगों के कल्याण में अधिक वृद्धि हो सकेगी। दूसरा जो लक्ष्य था योजनाओं का वह था मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण यानी नवीन तकनीक को अपनाना। यहाँ आधुनिकीकरण दो दृष्टियों से लिया गया था। नवीन तकनीक के साथ साथ सोच को भी नवीन करना, जैसे महिलाओं को पुरुष के समान समझना। नव स्वतंत्र भारत में यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि लोगों के सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना था। फिर सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर गए थे तो भारत में खाद्यान्न तक की कमी थी, हमें अमेरिका से खाद्यान्न का आयात करना होता था। तो आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है कि जो वस्तुएं हमारे देश में उत्पादित हो सकती हैं वो हम दूसरे देशों से आयात ना करें उन्हें, या जिन वस्तुओं की हमारे देश में आवश्यकता है उन्हें अपने ही देश में उत्पादित किया जाए। अब जब भारत से अंग्रेज़ गए थे तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था को एकदम रसातल पर छोड़कर गए थे। अब आत्मनिर्भर बनना हमारे लिए इसलिए आवश्यक था कि एक बार जब नव स्वतंत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सभी देशों के साथ किसी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर वोटिंग भारत ने की रूस के पक्ष में, तो अमेरिका ने कहा कि खाते तो हमारा है और बजाते रूस का है। तो नेहरू जी को ये बात लगी कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। यदि हमें अपनी स्वतंत्र नीतियाँ बनाना है तो हमें आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। अब चौथा जो उद्देश्य था पंचवर्षीय योजना का था वह इक्विटी, समानता था। अब यदि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, समृद्धि हो जाए, नवीन तकनीकी को अपना लें, लेकिन उसका लाभ गरीबों को ना मिले तो उसे इक्विटी नहीं कहेंगे, समानता नहीं कहेंगे। समानता का अर्थ यह नहीं कि सभी के पास बराबर पैसा हो जाए। समानता का अर्थ यह है कि गरीबों और अमीरों के बीच की जो खाई है, आय का जो असमान वितरण है वह कम हो जाए। अब सरकार ने आय के जो समानता को लाने के लिए गरीब जो वर्ग थे उन पर सरकारी योजना के माध्यम से धन को खर्च किया। सबसे पहले योजनाओं में कृषि के विकास की बात की गई, क्योंकि कृषि में आत्मनिर्भर बनना आवश्यक था। तो कृषि के विकास के लिए सबसे पहले लैंड रिफॉर्म किए गए। लैंड रिफॉर्म मीन्स जैसे लैंड सीलिंग की गई। लैंड सीलिंग का मतलब जो बड़े बड़े किसान थे जिनके पास बहुत अधिक भूमि थी, तो सरकार ने भूमि की एक निश्चित सीमा तय कर दी कि इससे अधिक भूमि किसानों के पास नहीं होगी। इससे अधिक भूमि को गरीब और जिनके पास भूमि नहीं है उनके मध्य वितरित कर दिया जाएगा। परंतु जो ज़मींदार थे, बड़े बड़े किसान थे, उन्होंने कोर्ट में इसे चैलेंज किया और वे जो थे बहुत शक्तिशाली थे और सरकार ने ये सोचा कि जैसे अमेरिका, रूस में सिविल वार हुआ था, अभी तो हम स्वतंत्र ही हुए थे और अगर लैंड रिफॉर्म को सख्ती से लागू किया जाता तो हो सकता था कि हमारे देश में सिविल वार शुरू हो जाता। तो इसे विभिन्न राज्य सरकारों ने अलग अलग ढंग से क्रियान्वित किया। पश्चिम बंगाल और केरल जो हैं उन्होंने लैंड रिफॉर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद कृषि के विकास के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, क्योंकि हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी थी और ग्रीन रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हम न केवल खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए बल्कि हमारे यहाँ बफर स्टॉक जो है उसका सृजन हुआ और हम निर्यात भी करने लगे। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था इसमें उच्च क्वालिटी के बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक आदि का प्रयोग किया गया। इसमें हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का प्रयोग किया गया जिनसे कि कम समय में अधिक पैदावार संभव थी। अब जो हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का प्रयोग किया उसके परिणाम स्वरूप कृषकों का विक्रय अधिशेष सृजित होने लगा। विक्रय अधिशेष का अर्थ है कि जितना आवश्यकता, मान लीजिए कि कोई किसान है और वो 7 बोरे अनाज उत्पादित करता है, उसे 2 ही उपभोग कर पाता है, तो 5 जो है वो विपणन अधिशेष है, इसका वह निर्यात, मतलब इसे वह
बाज़ार में बेच सकता है। इसके बाद हरित क्रांति का एक लाभ ये हुआ कि भारत में खाद्यान्न अतिरेक हो गया, और ये पिक्चर में दिखाया गया है कि अमेरिका का बीज बेचने के लिए कोई आया तो भारतीय कह रहा है कि हरित क्रांति के बाद अब तुम्हारी पेशकश में कौन रुचि लेगा, यानी अब हमें तुम्हारे बीजों की आवश्यकता नहीं है। चूँकि अमेरिका से जो खाद्यान्न आता था वह इतनी घटिया क्वालिटी का होता था कि जब उसे भारत में बोया जाता था तो हमारे खेतों में 50% तो खरपतवार उग जाती थी। तो इस प्रकार के हरकतें अमेरिका द्वारा की जाती थीं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हरित क्रांति को अपनाया गया, आधुनिकीकरण को अपनाया गया, तो उससे रोज़गार सृजन कहा जाने लगा कि रोज़गार सृजन कम होगा, परंतु ये एक विरोधाभासपूर्ण कथन था, क्योंकि प्रारंभ में जब हमने नई तकनीक को अपनाया, मशीनों का प्रयोग किया, तो लोगों के स्थान पर जब हमने मशीनों का प्रयोग किया तो प्रारंभ में तो रोज़गार कम हुआ, परंतु बाद में रिसाव प्रभाव के परिणाम स्वरूप रोज़गार में वृद्धि हुई। अब हरित क्रांति के कुछ दुष्प्रभाव भी रहे, क्योंकि हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, यानी अंग्रेज़ों के समय जो कृषि के क्षेत्र में विकसित राज्य थे, साउथ में भी तमिलनाडु आदि, वहीं पर हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया, और सभी क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव नहीं देखा गया। फिर हरित क्रांति केवल गेहूं और चावल के क्षेत्र में मुख्यतः आई, इसे गेहूं की क्रांति भी कहा जाने लगा, यानी सभी फसलों पर हरित क्रांति का प्रभाव नहीं देखा गया। अब चूँकि बड़े किसानों ने तो हरित क्रांति को अपना लिया था, लेकिन छोटे किसान हरित क्रांति को अपनाने में असफल थे, मतलब समर्थ नहीं थे, इसलिए सरकार जो है सब्सिडी का कॉन्सेप्ट लेकर आई। सब्सिडी यानी सरकार ने लोगों को खाद, बीज, उर्वरक आदि खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की। कुछ पैसा सरकार देगी या कम पैसे में ये आगतें जो हैं सरकार उपलब्ध जनता को कराती थी। सब्सिडी जो है उससे कृषकों को की स्थिति में तो सुधार आया, परंतु कहीं कहीं सब्सिडी का दुरुपयोग भी हुआ। बड़े किसानों ने भी इसका लाभ उठाया, जिससे राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ा। फिर कृषि से हम विकास जब हुआ तो अब हम औद्योगिक क्षेत्र पर आए कि अब हमें उद्योगों का विकास करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब औद्योगिक क्षेत्र प्रारंभ में हमारे यहाँ इतने जो निजी क्षेत्र था वह इतना समर्थ नहीं था कि उसे औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी दी जाती, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों के विकास किया गया। तो सार्वजनिक उपक्रमों से उद्योगों का धीरे धीरे हम औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़े। प्रारंभ में सरकार जूते से लेके घड़ी, मतलब प्रत्येक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र जो है वह निर्माण करता था, उद्योगों की स्थापना करता था। तब यह बात आने लगी कि निजी क्षेत्र को भी भूमिका देना चाहिए, लेकिन जैसे आधारभूत संरचना में भारी निवेश की आवश्यकता होती है, तो यह निजी क्षेत्र तो कर नहीं सकता था, इसलिए सरकार को ही यह कार्य करना पड़ा। रक्षा क्षेत्र जो है उसमें वह एक संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए उसमें भी सरकार ने ही कार्य किया। परंतु इन सब के परिणाम क्या हुआ कि भारत में रोजगार सृजन हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों की आय में वृद्धि हुई। अब जब कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों का विकास हुआ तो हमारे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में वृद्धि हुई, परंतु इंपोर्ट में वृद्धि को कम करने के लिए सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेकर आई, यानी आयात प्रतिस्थापन, यानी जो वस्तुएं दूसरे देशों से हम आयात करते थे उससे मिलती जुलती वस्तुएं देश में ही बना ली जाएं। लेकिन देश के जो नए उद्यमी हैं वो विदेशी प्रतिस्पर्धा में कैसे टिकते, इसलिए सरकार प्रोटेक्शन टैरिफ और कोटा सिस्टम लेकर आई। आयात प्रतिस्थापन यानी जैसे यदि हम विदेश से कपड़ा मंगा रहे हैं तो वैसा ही कपड़ा हम अपने देश में ही बनाने लगे। इससे हमारे देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। और लेकिन जो उद्योग थे उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने उन्हें
विशेष सुविधाएं प्रदान की, जिससे कि उनकी लागत कम हो सके और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता का सामना वे कर सकें। इसके अलावा औद्योगिक नीति 1956 में उद्योगों को 3 भागों में बांटकर विकास की बात की गई। पहले भाग में वे उद्योग थे जहां की सरकारी क्षेत्र ही कार्य करता था। दूसरे वे उद्योग थे जहां सरकार प्रमुख थी और निजी क्षेत्र जो है वह भी कार्य करता था, लेकिन उसकी भूमिका गौण थी। तीसरा क्षेत्र वह था जहां निजी क्षेत्र कार्य करता था, लेकिन लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से सरकार निजी क्षेत्र पर नियंत्रण करती थी। अब हम पीसी महालनोबिस के बारे में देख लेते हैं। पीसी महालनोबिस जो हैं उन्हें भारतीय योजनाओं का प्रणेता माना जाता है। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लाए और इनका मॉडल औद्योगिक विकास का मॉडल था और ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे और इन्होंने भारत में कोलकाता में सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, सांख्य नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और इनके पढ़ाए हुए कई जो स्टूडेंट थे उन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 11th भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत 1950 से 1990 के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है और अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अधिक आएंगे, यानी आपके 55% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो अप्लाइड बेस्ड, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग और हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक है कि आप पूरी बुक की एक एक लाइन का अर्थ आपको अच्छे से पता हो। रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आपने एक बार पढ़ा है तो आप सब कर देंगे। तो इस दृष्टि से कि आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से सॉल्व कर सकें, इस अध्याय में हम पहले बुक में एक एक लाइन को समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया आरंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए, लोगों को समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का कथन है। तो अब यहाँ पर एक ये प्रश्न उठता है कि आखिर 1950 से 1990 के मध्य हमारी अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। आपको पता होगा कि अंग्रेज़ 1950 के पहले हमारे देश में थे और उन्होंने भारत को केवल एक उपनिवेश माना था। उपनिवेश अर्थात यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ से निर्मित माल लाकर भारत में बेचते थे और इससे जो लाभ होता था उसे ब्रिटेन भेज देते थे। परिणाम स्वरूप भारत का जो वेल्थ थी उसका ड्रेन हो रहा था, मतलब हमारा धन जो है उसका निष्क्रमण हो रहा था, हमारा धन ब्रिटेन में जा रहा था। अर्थव्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी थी। अब उस स्थिति को सुधारने के लिए 1950 से 1990 के मध्य जो भी प्रयास किए गए उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। पहला परिचय है। परिचय में है 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का नया प्रभात उदित हुआ। यानी इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 बन जाएगा कि आप भारत जो है उसे स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। तो भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 15 अगस्त 1947। या तो आप बुक में अंडरलाइन करें या अलग से लिखें। अंततः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य विधाता बन गए। यानी भारत में ब्रिटिश शासन कितने वर्षों तक रहा? तो आंसर होगा 200 वर्षों तक रहा। अब राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली उपयुक्त होगी। ये एक हाई ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है कि हमारे देश के लिए कौन सी आर्थिक प्रणाली जो है वो उपयुक्त होगी। तो आगे हम आर्थिक प्रणालियों का अध्ययन करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे, जो केवल लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। हम ऐसी आर्थिक प्रणाली को अपनाएंगे। स्वतंत्रता के बाद नेताओं ने सोचा कि हम ऐसी आर्थिक प्रणाली को अपनाएंगे जो कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए उपयुक्त होगी।
तो अब ऐसी आर्थिक प्रणाली कौन सी हो सकती है, ये आपको आगे तीनों प्रणालियाँ दी हुई हैं। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान अच्छा लगा। 3 आर्थिक प्रणाली होती, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्हें समाजवाद का प्रतिमान अच्छा लगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू किस अर्थव्यवस्था को पसंद करते थे, तो वो जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था को पसंद करते थे। किंतु वे भूतपूर्व सोवियत संघ की इस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन, खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। जैसे पहले सोवियत संघ जो था भूतपूर्व, उसमें क्या नीति थी कि उसमें चाहे कोई खेत हो, कारखाना हो, सभी उत्पादन के साधनों पर सरकार का ही नियंत्रण होता था। मतलब जो भूमि है और जो पूंजी है और जो श्रमिक हैं, संगठनकर्ता हैं, साहसी हैं, इन सब पर किसका स्वामित्व होता था? सरकार का स्वामित्व होता था। ऐसा कहाँ था? सोवियत संघ में। कोई निजी संपत्ति, जैसे आपका घर आपका है, लेकिन भूतपूर्व सोवियत संघ में किसी की कोई निजी संपत्ति नहीं होती थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। यानी भारत में अब यह संभव नहीं था। भारत में चूँकि क्या था? लोकतंत्र था, तो यह संभव नहीं था कि वो नागरिकों के भू स्वामित्व को परिवर्तित कर दे। अर्थात जो जैसे प्राइवेट खेत है, तो सरकार अब इसको प्राइवेट खेत को गवर्नमेंट, सारी भूमि गवर्नमेंट की करनी चाहती है। तो भारत में ऐसा करना संभव नहीं था। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद की अतिव्यापी व्याख्या के विकल्प को खोज की। मतलब जो नेता थे हमारे, उन्होंने क्या सोचा कि हम न केवल पूंजीवाद को अपनाएं और ना ही समाजवाद को, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो हम कोई एक नया विकल्प खोजें अपनी अर्थव्यवस्था के लिए। यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, हमारे जो नेता थे उन्हें समाजवाद से क्या थी? सहानुभूति थी। फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली को अपनाई जो विचार में समाजवाद से श्रेष्ठ, विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। अब क्या था कि हमारे यहाँ जिस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया वो समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताएं तो उसमें थी, लेकिन उसमें कमियां नहीं थी। अब श्रेष्ठ विशेषता का अर्थ है कि समाजवाद का जो मूल मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, वो होता है सर्वजन कल्याण। तो हमारे यहाँ भी सरकार जो भी नीतियाँ बनाती है उसका उद्देश्य वही होता है कि सभी का कल्याण हो, न केवल अमीर बल्कि गरीब का वर्ग जो है उसका कल्याण अधिक हो, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई मिट जाए। लेकिन कमियां ना हो। कमियां ना हो का मतलब है कि समाजवाद में एक बड़ी कमी होती है कि इसमें प्रेरणा का अभाव होता है। जैसे आपका खेत है और आप इसमें खेती कर रहे हैं, तो आप अधिक लाभ के लिए अधिक प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आप, ये सरकार का खेत है और आप इसमें खेती कर रहे हैं, तो अब आपको कोई प्रेरणा नहीं है, क्योंकि जो भी उत्पादन होगा वो सरकार का होगा। तो इसलिए समाजवाद में क्या होता है? अधिक उत्पादन की प्रेरणा नहीं होती। तो हमारे यहाँ सरकार ने ऐसी आर्थिक प्रणाली को अपनाना चाहा जिसमें समाजवाद की विशेषता यानी सबके कल्याण की भावना हो, लेकिन अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा भी बनी रहे। कोई कम अधिक उत्पादन की समाजवाद में प्रेरणा नहीं होती, लेकिन ये प्रेरणा बनी रहे, ऐसी आर्थिक प्रणाली हमारे देश के नेता अपनाना चाहते थे। उनके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र सशक्त क्षेत्र होगा। मतलब भारत का जो समाजवादी समाज होगा उसमें सशक्त क्षेत्र कौन सा होगा? तो आपका आंसर होगा कि उसमें सशक्त क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र होगा। इसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का स्थान होगा।
तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कि समाजवाद की विशेषता क्या है। तो पहला है निजी संपत्ति, दूसरा है लोकतंत्र, तीसरा मतलब हमारे यहाँ जो आर्थिक प्रणाली अपनाई भारत में उसकी विशेषता क्या है। तो पहली है निजी संपत्ति का अधिकार और दूसरा है लोकतंत्र, और तीसरा होगा दोनों, और चौथा होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा दोनों, क्योंकि हमारी आर्थिक प्रणाली में लोगों के पास, आपके पास अपनी निजी संपत्ति है, निजी घर है, और हमारे देश में लोकतंत्र भी पाया जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया है कि विभिन्न आर्थिक प्रणालियाँ कौन सी होती हैं। आर्थिक प्रणाली, किसी देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली है उसका निर्णय 3 प्रश्नों से होता है। पहला प्रश्न जो है वो होता है कि क्या उत्पादन किया जाए, और दूसरा प्रश्न होता है कि कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा प्रश्न होता है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो विभिन्न प्रणालियों में इनके उत्तर अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूंजीवाद जो आर्थिक प्रणाली होती है उसमें इन तीनों के प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलते हैं। तो पूंजीवाद में क्या होता है कि क्या उत्पादन किया जाए इसका निर्णय बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। बाजार शक्ति का अर्थ होता है मांग और पूर्ति की शक्ति। जब पूंजीवाद में क्या होगा कि एक जो व्यक्ति है, क्या उत्पादन किया जाए यह निर्णय वो ये देखेगा कि जिस वस्तु की मांग ज़्यादा है वह उस वस्तु का उत्पादन करेगा। तो पूंजीवाद में क्या उत्पादन किया जाए इसका निर्णय किसके द्वारा होता है। तो ये बाजार शक्ति के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। उन्हीं उपभोक्ताओं वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है। इसमें यह नहीं इसमें वहाँ वस्तु उत्पादित की जाती है जो देश में घरेलू या विदेशी बाज़ारों में सालाब बेची जा सकती हैं। तो ये सालाब महत्वपूर्ण वर्ड है कि पूंजीवाद में क्या होता है कि बाजार शक्तियों द्वारा के उत्पादन का निर्णय लिया जाता है कि क्या उत्पादन किया जाए, और इसमें लाभ की भावना निहित होती है। जिस विधि से लाभ हो उस विधि से उत्पादन किया जाए। यदि कारों की मांग है तो कार का उत्पादन किया जाए, और यदि साइकिल की मांग है तो साइकिल का उत्पादन किया जाए। यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग किया जाए। अब ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि कैसे उत्पादन किया जाए। तो कैसे उत्पादन किया जाए में 2 विधियाँ होती हैं उत्पादन की। एक तो होती है श्रम प्रधान विधि और दूसरी होती है पूंजी प्रधान विधि। श्रम प्रधान में श्रमिक अधिक काम करते हैं और मशीनें कम, और पूंजी प्रधान में मशीनें अधिक होती हैं, यानी पूंजी का उपयोग अधिक होता है और श्रमिक का उपयोग कम होता है। तो इसमें यह बताया गया है कि यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है तो श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग किया जाएगा। हमारे देश में श्रमिक ज़्यादा हैं और पूंजी कम है तो हम श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग करेंगे। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में पूंजी प्रधान विधि का प्रयोग होगा। तो क्या उत्पादन किया जाए का आंसर तो ये हो गया कि बाजार शक्तियों द्वारा निर्णय होगा कि क्या उत्पादन किया जाए और किस प्रकार उत्पादन किया जाए। तो जो साधन सस्ता होगा, श्रम सस्ता होगा तो श्रम प्रधान विधि का प्रयोग किया जाएगा, और पूंजी सस्ती होगी तो पूंजी प्रधान विधि का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा? जिससे कि लाभ अधिक हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो वस्तु उत्पादित की जाती है, उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होता। तो पूंजीवाद में वस्तुओं का वितरण आवश्यकता के अनुसार नहीं होता। अब ये आवश्यकता के अनुसार का मतलब यह है कि जैसे समाजवाद में क्या होता है कि सभी व्यक्तियों उत्पादन सरकार द्वारा किया जाता है और उसे लोगों के मध्य वितरित किया जाता है उनकी आवश्यकता के अनुसार। लेकिन पूंजीवाद में क्या होता है कि पूंजीपति उत्पादन करता है और जिसमें सामर्थ्य होता है वो वस्तु को खरीद लेता है। व्यक्ति की क्रय शक्ति कितनी है, मतलब जो उत्पादन हुआ है वह उसको मिलेगा जिसके पास की क्रय शक्ति है। क्रय शक्ति का अर्थ होता है
कि यदि मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं तो आपकी क्रय शक्ति 100 रुपये के बराबर है, आप उतनी वस्तु जो है वो खरीद लेंगे। जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रय शक्ति कहते हैं। अभिप्राय है कि खरीदने के लिए जेब में रुपए होना चाहिए। कम कीमत पर गरीबों के लिए घर आवश्यक है, किंतु इसकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मांग के अनुसार गरीब की क्रय शक्ति नहीं है। यानी गरीब को घर की मांग तो है, लेकिन गरीब जो है वो घर की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास क्रय शक्ति नहीं है। परिणाम स्वरूप वस्तु के उत्पादन और पूर्ति बाजार शक्ति के अनुसार नहीं हो सकता। मतलब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें प्रत्येक निर्णय जो होते हैं बाजार शक्ति के अनुसार लिए जाते हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ऐसी व्यवस्था को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ऐसी व्यवस्था अपनाने से देश के अधिकांश लोग अपनी स्थिति को सुधारने का अवसर नहीं मिल पाता। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो क्या होता है कि जिसके पास क्रय शक्ति है वह वस्तु को खरीद सकता है, लेकिन हमारे नेता जो थे वो इसके समर्थक नहीं थे, क्योंकि हमारी जनता जो थी वो गरीब थी, और जो गरीब जनता है वो उसकी क्रय शक्ति कम थी, तो उसे जो है उत्पादन में उचित वितरण प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए हमारे देश की जो सरकार थी उसे इस प्रकार की व्यवस्था जो थी वो पसंद नहीं थी। तो हमने देखा कि पूंजीवाद में क्या होता था, क्या उत्पादन किया जाए इसका निर्णय बाजार शक्ति द्वारा लिया जाता था। कैसे उत्पादन किया जाए, तो इसका निर्णय क्या होता था कि जो साधन सस्ता हो, श्रम सस्ता है तो श्रम के द्वारा उत्पादन किया जाए, और पूंजी सस्ती है तो पूंजी का अधिक प्रयोग करके उत्पादन किया जाए। तीसरा है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए या वितरण में से हिस्सा किसे मिलेगा, तो जिसके पास क्रय शक्ति है वह जो है उससे वितरण में से राष्ट्रीय आय में से या देश में जो उत्पादन होता है उसमें से हिस्सा अधिक प्राप्त होता है। अब हम समाजवाद को देखते हैं। समाजवाद में इन तीनों प्रश्नों के उत्तर भिन्न ढंग से दिए जाते हैं। समाजवाद में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यानी यह आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो गया कि किस अर्थव्यवस्था में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकता के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में तो क्या उत्पादन किया जाए इसका निर्णय कौन लेता है? सरकार। लोगों को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है सरकार उस वस्तु का निर्माण कराती है। सरकार यह जानती है कि लोगों के हित में क्या है, लोगों की वैयक्तिक इच्छाओं को महत्व नहीं दिया जाता। तो किस अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत इच्छाओं को महत्व नहीं दिया जाता? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। सरकार को यह निर्णय करना होता है कि वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण किस प्रकार किया जाए। मतलब दूसरा हो गया किस प्रकार किया जाए, यानी श्रम प्रधान विधि से किया जाए उत्पादन या पूंजी प्रधान विधि से। तो यह निर्णय भी कौन लेता है? सरकार ही लेती है। यह माना जाता है कि समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। जब उत्पादन हो जाता है तो उसका लोगों की आवश्यकता के अनुसार वितरण कर दिया जाता है, जबकि पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता था। पूंजीवाद में क्या होता था? पूंजीवाद में क्रय शक्ति के आधार पर वितरण मिलता था, जिसके पास धन होता था वो खरीद लेता था वस्तु को। लेकिन समाजवाद में सरकार लोगों की आवश्यकता के अनुसार वितरण करती है। इसके विपरीत एक निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता। समाजवाद में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता। सरकार जो है वो नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। समाजवाद में हर वस्तु, खेत है, खलिहान है, हर चीज़ किसकी होती है? सरकार की होती है। उदाहरण के लिए चीन और क्यूबा, यह आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो गया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण क्या हैं। तो चीन और क्यूबा जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं, या सामाजिक सिद्धांत के आधार पर इनमें उत्पादन किया जाता है। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। आज विश्व की अर्थव्यवस्थाएं ना तो पूंजीवादी हैं ना समाजवादी, बल्कि कैसी हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात जिनमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुण पाए जाते हैं।
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और बाजार इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आपको पता है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये 3 मूलभूत आर्थिक समस्याएं या प्रश्न हैं। समाजवाद में इन प्रश्नों का उत्तर सरकार देती है और पूंजीवाद में इन प्रश्नों का उत्तर बाजार देता है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार और सरकार दोनों मिलकर इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन किया जाए और इसका वितरण किस प्रकार किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं को सुलभ कराता है जिसे वह अच्छा उत्पादन कर सकता है, तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जो बाजार सुलभ कराने में विफल होता है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें उत्पादन कैसे होता है कि बाजार जिन वस्तुओं को अच्छे से उत्पादित कर सकता है उन्हें तो बाजार उत्पादित करता है, जिनमें बाजार कुशल नहीं होता उन वस्तुओं का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में किया जाता है। अब है कि योजना क्या है। योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य योजना जो होती है वो किस बात की व्याख्या करती कि देश में जो भी संसाधन है, संसाधन का अर्थ है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, ये उत्पादन के संसाधन हैं। तो ये जो संसाधन है इनका किस प्रकार प्रयोग किया जाए ये कौन बताती है, ये हमें योजना बताती है। योजना के सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो गया। योजना के लक्ष्य होते हैं सामान्य, विशेष, दोनों और कोई नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, दोनों होते हैं। इनको एक निर्दिष्ट समय अवधि में योजनाएं जो होती हैं एक निर्दिष्ट समय अवधि में पूरी करनी होती है। भारत में जो योजना है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो गया, कितनी अवधि के लिए बनाई जाती हैं, 5 वर्ष के लिए। एक और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि भारत में नियोजन प्रणाली किस देश से ली गई है, तो सोवियत संघ से योजना बनाने की प्रणाली ली गई है। हमारे योजना प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की, हमारे यहाँ केवल 5 वर्ष की योजना बनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ 20 वर्षों की योजना भी बनाई जाती है। ये दीर्घकालीन योजना या परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि दीर्घकालीन योजनाओं को क्या कहते हैं, तो इन्हें परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजना द्वारा परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होता है, यानी जो छोटी छोटी 5-5 वर्षीय पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं वे जो है दीर्घकालीन योजना को बनाने के लिए आधार प्रस्तुत करती हैं। यह तो संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में उसके सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। यह संभव नहीं है कि सारी योजनाओं के जो लक्ष्य हैं वो समान हों। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में अंतर्द्वंद भी हो सकता है। सरकार जो लक्ष्य निर्धारित करती है उनमें अंतर्द्वंद भी हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम करती है। देखिए, यदि एक खेत है, जब पहले इसमें खेती होती थी तो हल से खेती होती थी। अब क्या है, हरित क्रांति के बाद इसमें जो खेती है वो किससे की जाने लगी, ट्रैक्टर आदि मशीनों से की जाने लगी। तो पहले यहाँ पर जो श्रम था वो अधिक लगता था और अब श्रम जो है वो कम लगेगा, यानी हमने प्रौद्योगिकी बढ़ाई तो हमारे यहाँ बेरोजगारी भी बढ़ गई। पहले यहाँ अधिक श्रमिक काम करते थे, अब श्रमिकों को हटाकर मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया। तो प्रौद्योगिकी और जो उत्पादन है इन दोनों में अंतर्द्वंद है। मतलब प्रौद्योगिकी यदि हम उन्नत अपनाएंगे तो रोज़गार जो है वो घट जाएगा। तो लेकिन क्या दिया है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने का लक्ष्य रोज़गार को बढ़ाने के लक्ष्य में विरोध हो सकता है। आयोजक इस प्रकार के विरोधों में संतुलन करना पड़ता है। जो भी योजना बनाता है उसे यह तय करना होता है कि इन दोनों के बीच में संतुलन बना रहे, यानी हम नई प्रौद्योगिकी को भी अपना लें और रोज़गार में कमी भी ना आए। यह कार्य उतना सहज नहीं है। भारत में विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्य रखे गए। भारतीय पंचवर्षीय योजना यह नहीं बताती कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन होगा।
योजनाएं केवल यह बताती हैं कि हमें क्या उत्पादन करना है, यह नहीं बताती कि कितना उत्पादन करना है। यह ना तो संभव है और ना ही आवश्यक है। जैसा पूर्व सोवियत संघ में क्या होता था कि सरकार ही ये निर्णय लेती थी कि क्या उत्पादन करना है, लेकिन भारत में ऐसा करना संभव नहीं है। अतः इतना पर्याप्त है कि योजना उन्हीं क्षेत्र के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। मतलब केवल पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है, जैसे विद्युत उत्पादन और सिंचाई, शेष को बाजार पर छोड़ दिया जाता है और यह अधिक श्रेयस्कर है। तो भारत में क्या होता है कि जैसे विद्युत उत्पादन कितना होगा, सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति कितनी होगी, ये बड़ी बड़ी समस्याओं से संबंधित निर्णय सरकार लेती है, बाकी को बाजार पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि भारत में जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी। भारत में अर्थव्यवस्था के लिए सरकार योजना बनाती है। निजी क्षेत्र की योजना प्रयास का अंग होते हैं, मतलब सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर योजनाएं बनाते हैं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत का दृष्टिकोण है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया आपका कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार कौन है, तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 1950 में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग है। तो नीति आयोग जो है वह ही, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह भी प्रधानमंत्री ही होता है। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात 1950 में हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। किसी भी योजना के स्पष्टता निर्दिष्ट लक्ष्य होना चाहिए। योजना के लक्ष्य जो हैं स्पष्ट होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। ये हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य रखे गए थे। तो अब ये जो लक्ष्य रखे गए थे पंचवर्षीय योजना के, इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना इन लक्ष्यों को समान महत्व देगी। ये लक्ष्य तो थे, लेकिन हर योजना में इनको समान महत्व प्राप्त नहीं हुआ। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना होता है जिनको प्राथमिकता दी जानी है। तो हम ऐसे लक्ष्यों का चयन करते हैं जिन्हें कि हम प्राथमिकता दे सकते हैं। हाँ, योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहाँ तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर विरोध ना हो। ये चार उद्देश्य तो हमने देख लिए, लेकिन इनमें कोई अंतर विरोध नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने अभी प्रौद्योगिकी और रोजगार में अंतर विरोध देखा था ना, तो ऐसी योजना नहीं बनाना चाहिए जिसमें अंतर विरोध वाले लक्ष्य रखे गए हों। आइए योजना के इन लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। पहला है समृद्धि। तो पंचवर्षीय योजना का प्रथम उद्देश्य है समृद्धि। अब ये समृद्धि क्या होती है, इससे भी एक क्वेश्चन होगा कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। मान लीजिए कि किसी देश में 500 करोड़ टन जो है गेहूं का उत्पादन होता था और फिर वो 1000 करोड़ टन उत्पादन होने लगे, यानी उत्पादन में वृद्धि हुई। तो हम इसे क्या कहेंगे कि समृद्धि हुई। तो क्वेश्चन होगा कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को क्या कहते हैं, तो उसे हम समृद्धि कहते हैं। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार, मतलब जो आर्थिक समृद्धि होती है उससे क्या होता है कि देश में पूंजी का भंडार अधिक होता है, परिवहन सेवा, बैंकिंग सेवा और अन्य सहायक सेवा जो हैं उनका विस्तार होता है। अब ये बीच में इन्होंने प्रोफेसर महालनोबिस का दिया है। ये बहुत फेमस पर्सनालिटी थे और इन्हें एक आपका ये क्वेश्चन हो गया
कि भारतीय योजना के निर्माता किसे कहा जाता है, तो प्रोफेसर महालनोबिस को कहा जाता है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान था। इनमें से सांख्यिकीविद प्रशांत महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सामान्यतः विकासात्मक योजना में अति महत्वपूर्ण योगदान रहा। मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका योगदान अधिक रहा या किसने उसका निर्माण किया, तो प्रोफेसर महालनोबिस ने। योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ। इसमें भारतीय योजना के लक्ष्यों से संबंधित आधारित विचार दिए। मतलब जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें लक्ष्य से संबंधित मूलभूत विचार दिए गए थे। यह योजना महालनोबिस विचारों पर आधारित थी। इसका अर्थ था कि उन्हें भारतीय योजना का निर्माता कहा जाता है। प्रोफेसर महालनोबिस का जन्म 1983 में कोलकाता में हुआ। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ। 1983 में कोलकाता में हुआ। उनकी शिक्षा जो है वो भी कोलकाता में हुई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में उन्होंने अध्ययन किया। सांख्यिकी के विषय में उनके योगदान के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। और 1946 में उन्हें ब्रिटेन की एक सोसाइटी का फेलो सदस्य बनाया गया। यह वैज्ञानिकों की सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित संगठन है जिसकी सदस्यता केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को ही बनाया जाता है। मतलब जिस सोसाइटी का उन्हें फेलो बनाया गया था उसमें प्रतिष्ठित विद्वान या वैज्ञानिक को ही फेलो बनाया जाता है। महालनोबिस ने कोलकाता में सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, तो महालनोबिस ने की। और कहाँ की, तो कोलकाता में की। और उन्होंने सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। ये सांख्य का नाम भी आपको याद रखना है, जो आज भी सांख्यिकी विदों के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। आज भी ISI तथा सांख्य दोनों ही समस्त विश्व में सांख्यिकीविद और अर्थशास्त्रियों द्वारा अति सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेश से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित करने की सलाह दी। कालांतर में इनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला। यह इस बात को दर्शाता है कि उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान थी। महालनोबिस द्वारा आमंत्रित किए गए अर्थशास्त्रियों में वे लोग थे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाजवादी सिद्धांत के कटु आलोचक थे। दूसरे शब्दों में वह अपने आलोचकों को सुनने के इच्छुक होते थे। यह उनकी महान विद्वता का द्योतक है। आज अनेक अर्थशास्त्री महालनोबिस की योजना संबंधी दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं, परंतु भारत की आर्थिक प्रगति के पद पर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा। सांख्यिकी सिद्धांत में उनके योगदान का लाभ उठाते रहेंगे। तो ये आपका प्रोफेसर महालनोबिस का परिचय हुआ। अब सेवा क्षेत्र दिया हुआ है। किसी देश के विकास के साथ साथ एक संरचनात्मक परिवर्तन आता है। भारत में यह परिवर्तन बहुत विचित्र था। सामान्यतः विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता है। अब ये संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है, तो पहले हम संरचना देखें। जैसे किसी देश में 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक यानी कृषि, द्वितीयक यानी उद्योग और विनिर्माण, और तृतीय क्षेत्र में सभी सेवा करने। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ है कि लोग किन किन क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो या तो कृषि में करेंगे, या फिर इंडस्ट्री में करेंगे, या फिर सर्विस सेक्टर में करेंगे। तो
अब क्या है कि सामान्यतः क्या होता है कि जैसे जैसे देश विकास करता है वैसे वैसे कृषि का जो अंश होता है वो जीडीपी में जो है कृषि का अंश कम हो जाता है और उद्योगों का अंश जो है वो बढ़ जाता है। कृषि का अंश कम हो जाता है और उद्योगों का अंश बढ़ जाता है। विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर जीडीपी में सेवाओं का अंश अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। अगर सबसे उच्चतर स्तर पर हम देखें तो सर्विस सेक्टर जिस देश में अधिक जीडीपी में अंश है तो उसे विकसित मान लिया जाता है। भारत जैसे एक गरीब देश में अपेक्षा की गई कि जीडीपी में कृषि का अंश 50% से अधिक था। कब था 50% से अधिक? शुरू में जब हम स्वतंत्र हुए थे। किंतु 1990 में सेवा क्षेत्र का अंश 40.59% हो गया। यानी जीडीपी में एग्रीकल्चर का अंश जो था 50% था और 1990 में जो जीडीपी में कृषि का सर्विस सेक्टर का अंश जो है वो कितना हो गया? 40.59% हो गया। कृषि तथा उद्योग दोनों ही अधिक है। मतलब ये जो 40.59% है, ये जो परसेंट है ये 1991 का है। यानी यदि उद्योग सर्विस सेक्टर में इतना उत्पादन हुआ है तो नेचुरली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर में उत्पादन कम हुआ होगा। जीडीपी में उनका योगदान जो होगा वो कम होगा। ऐसी स्थिति प्रायः विकसित देशों में देखी जाती है। विकसित देशों में क्या होता है कि जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान जो होता है वो सबसे अधिक होता है। 1991 के बाद की अवधि में तो सेवा क्षेत्र के अंश की समृद्धि की यह प्रवृत्ति और बढ़ गई। 1991 के बाद तो सेवा क्षेत्र जो है उसका जीडीपी में योगदान और अधिक बढ़ने लगा। इससे देश में वैश्वीकरण प्रारंभ हुआ। 1991 से वैश्वीकरण प्रारंभ हुआ तो हमने इसमें ये देखा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था, सामान्यतः अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था शुरू में विकास करती है तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि का योगदान सर्वाधिक होता है और धीरे धीरे विकास जब होता है तो फिर द्वितीयक यानी उद्योग क्षेत्र का विकास होने लगता है और अंत में क्या होता है, सेवा क्षेत्र का विकास होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र से सीधे जो है सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, बीच में उद्योग क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। परिणाम ये हुआ कि हमारे देश में समृद्धि तो आई लेकिन वो जॉबलेस ग्रोथ थी। मतलब कृषि से हम सीधे सेवा क्षेत्र में आ गए, यानी हमारे यहाँ जो है जीडीपी तो बढ़ी, समृद्धि तो बढ़ी, परंतु रोजगार का सृजन नहीं हुआ क्योंकि रोजगार का सृजन तो उद्योग क्षेत्र में अधिक होना था। चलिए अब हम वहीं आते हैं कि जो हम समृद्धि पहले लक्ष्य की बात कर रहे थे कि पंचवर्षीय योजना का पहला लक्ष्य है हमारा समृद्धि। तो अब हम समृद्धि को आगे पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि है। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक क्या है, तो वो सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि है। या सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो उसे आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी जो है वो क्या होती है। तो एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बाजार मूल्य को जीडीपी कहते हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखी आएगी और आपसे ये कहा जाएगा कि इसे क्या कहते हैं, तो जीडीपी। जीडीपी किससे कहते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे देश में एक वर्ष के अंदर 100 करोड़ टन वस्तुओं का उत्पादन हुआ और तो इनका मूल्य जो भी बाज़ार मूल्य होगा उसका हमने गुणा कर दिया तो हमें ये मिल जाएगा कि हमारे देश में एक वर्ष के अंदर जो वस्तुएं बनी उनका अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कितना है। फिर क्या हुआ, सेवा सेक्टर ने भी 100 करोड़ टन का उत्पादन मतलब आय का सृजन किया।
तो हम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग कर लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। यदि जीडीपी को केक माना जाता है तो समृद्धि का अर्थ है कि केक के आकार में वृद्धि। यदि हम जीडीपी को केक मान लेते हैं तो समृद्धि का अर्थ क्या होगा कि इस केक, ये जो केक है उसके आकार में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। यदि भारत केक जितना बड़ा होगा उतने अधिक लोग उसका उपभोग कर पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि जीडीपी जितनी बढ़ेगी उतने ज़्यादा लोगों को कल्याण में वह सहायक होगी। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्धि तथा विविधतापूर्ण जीवन यापन, मतलब यदि जीडीपी का आकार बढ़ेगा हमारे देश में तो लोग और अधिक समृद्ध होंगे और विविधतापूर्ण वस्तुओं का उपभोग कर पाएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था कि हम अधिक से अधिक उत्पादन करें। आगे है, देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रक से प्राप्त होता है। ये जो सकल घरेलू उत्पाद है वह विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था के जो है 3 क्षेत्रक हैं, मूलतः कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक। इन क्षेत्रकों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। ये क्षेत्रक अर्थव्यवस्था में जो योगदान देते हैं उसे हम क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का ढांचा। इसका अर्थ है कि कृषि का जीडीपी में कितना योगदान है, उद्योग सेवा क्षेत्र का कितना कितना योगदान है, उसे हम अर्थव्यवस्था का ढांचा कहते हैं। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है। जब कोई देश प्रारंभ में विकास शुरू होता है तो जीडीपी में कृषि का योगदान सबसे अधिक होता है। तो कुछ देशों में सेवा क्षेत्र, तो कुछ देशों में क्या होता है कि सेवा क्षेत्र का अधिक योगदान होता है। प्रायः विकसित देशों में सेवा क्षेत्र का जीडीपी में अधिक योगदान होता है। आधुनिकीकरण, पहला लक्ष्य जो था वो आर्थिक समृद्धि था और दूसरा लक्ष्य है आधुनिकीकरण। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी होती है। यदि आपको उत्पादन बढ़ाना है तो जैसे आप पहले हल से खेती कर रहे थे तो अब आप क्या करेंगे, उत्पादन बढ़ाने के लिए आप जैसे ट्रैक्टर से खेती करेंगे, नए उपकरणों से खेती करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, आधुनिकीकरण। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीज के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग खेती में करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, आधुनिकीकरण कहेंगे, क्योंकि इससे उनकी जो पैदावार है वह बढ़ जाएगी। अब है कि इसी प्रकार फैक्ट्री में नई मशीन का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ सकता है। तो यदि हम नई मशीन का प्रयोग करते हैं तो उसे भी हम क्या कहेंगे कि ये जो है आधुनिकीकरण किया गया है, नई मशीन का प्रयोग किया गया है। आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के तक सीमित नहीं है, केवल हम नई प्रौद्योगिकी अपना लें केवल वही आधुनिकीकरण नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। मतलब केवल उत्पादन में वृद्धि के लिए नई तकनीक को अपनाना ही आधुनिकीकरण नहीं है, बल्कि आधुनिकीकरण में दूसरी चीज़ क्या आती है कि सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आए। तो ये आधुनिकीकरण की पहली चीज़। और ये दूसरी चीज़, जैसा कि स्वीकार करना कि महिलाओं के अधिकार भी पुरुष के समान है, तो ये क्या हो गया, समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा। परंपरागत समाज का कार्य क्षेत्र घर, ये परंपरागत समाज में ऐसा माना जाता था कि जो महिला है उसका कार्य क्षेत्र केवल घर है, वह घर तक ही सीमित रहना चाहिए। लेकिन आधुनिक समय में क्या हुआ है कि नारी जो है बहुत प्रतिभाशाली है, वो घर में ही नहीं बल्कि बैंक, कारखानों और विद्यालयों सभी स्थानों पर काम करती है। तो इस प्रकार का जो दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं। अब है आपका आत्मनिर्भरता, तीसरा लक्ष्य। पहला लक्ष्य था समृद्धि, दूसरा था आपका आधुनिकीकरण और तीसरा है आत्मनिर्भरता। कोई भी राष्ट्र आधुनिकीकरण और समृद्धि
अपने और अन्य राष्ट्रों से आयातित साधनों का प्रयोग करके कर सकती है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि यदि हमारे देश में कोई चीज़ नहीं है तो हम दूसरे देश से आयात करके भी जैसे हमारे यहाँ हाई यील्ड वैरायटी के बीज नहीं थे, तो हरित क्रांति में हमने क्या किया कि विदेशों से वो बीज मंगाए और जिससे कि हमारा आधुनिकीकरण हुआ और हरित क्रांति से उत्पादन में वृद्धि हुई, तो उससे क्या हुआ, आर्थिक समृद्धि भी हुई। यानी हम आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने साधनों से भी ला सकते हैं और दूसरे देशों से मंगाकर भी ला सकते हैं, परंतु श्रेष्ठतर वही है कि हम अपने देश के संसाधनों का प्रयोग करके आधुनिकीकरण करें। जो 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें क्या था कि केवल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। और आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कि उन चीज़ों के आयात से बचा जाए जिनको देश में ही उत्पादन करना संभव है। यदि हम अपने देश में कपड़ा बना सकते हैं तो हम उसका विदेशों से आयात ना करें, तो ये क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भरता के अंतर्गत आएगा। इस नाते इस नीति का विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। देखिए, खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भर बनना बहुत अधिक आवश्यक था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक आपको कहानी सुना देती हूँ कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नव स्वतंत्र भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्व के अन्य देशों के साथ एकत्रित हुआ। तो किसी मुद्दे पर जो भारत था उसको वोट करना था, तो भारत ने जो था सोवियत संघ के पक्ष में वोट किया। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से कहा कि खाते तो हमारा हो और बजाते रूस का हो। तो नेहरू जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने फिर हर पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को विशेष महत्व दिया। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय आत्मनिर्भर होना भारत के लिए कितना आवश्यक था। अब यह नीति विशेषकर क्या थी, खाद्यान्न के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर होना अधिक आवश्यक था, जिससे कि हम विदेशी शासन से मुक्त हो सकें। मतलब अब हम विदेशी शासन से तो मुक्त हो गए, लेकिन यदि हम विदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करते रहेंगे तो संभव है कि बाद में हम उनके अधीन हो जाएं। तो आत्मनिर्भरता विदेशी शासन से पूर्णतः मुक्त होने के लिए भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह भी आशंका थी कि आयातित खाद्यान्न और विदेशी प्रौद्योगिकी पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियाँ में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाएगा और हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकता है। यदि हमारा हर चीज़ के लिए विदेश पर ही निर्भर रहें तो उसका परिणाम क्या होगा कि धीरे धीरे फिर वो हमारे ऊपर शासन करने लगेंगे, हमारे देश की नीतियों में हस्तक्षेप करने लगेंगे, जिससे कि हमारी संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए किसी भी देश को आत्मनिर्भर होना नितांत आवश्यक है। अब चौथा जो पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है वह है समानता। पहला लक्ष्य आपका था समृद्धि, दूसरा आत्मनिर्भरता, तीसरा आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और चौथा है आपका समानता। अब समानता क्या है कि केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता द्वारा ही जन सामान्य के जीवन को नहीं सुधारा जा सकता। देखिए, यदि हमारा देश में अधिक उत्पादन होने लगे, यानी समृद्धि, आधुनिकीकरण हो, यानी हम उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने लगें, विचारों में भी परिवर्तन आ जाए और आत्मनिर्भर भी हो जाएं हम, तो भी यदि जन सामान्य के जीवन स्तर में सुधार नहीं आए तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि हमने विकास अच्छा किया है। विकास के लिए ज़रूरी है कि समानता बढ़े। अब यदि यदि किसी देश में उच्च समृद्धि दर है, आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन बहुत अधिक लोग जो हैं वो गरीब हैं, तो हम ये कहेंगे कि उस देश में समानता नहीं है, यानी स्थिति जो है उस देश में अच्छी नहीं है। तो अब यह आवश्यक हो जाता है कि जो भी देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है उसका लाभ निर्धन वर्ग को भी मिले। कि यदि मान लीजिए कि देश विकास करे और जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन केवल धनी लोगों की आय बढ़ रही है,
तो इसे हम समानता नहीं कहेंगे। समृद्धि जो है, समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ ये आवश्यक है कि देश में समानता भी आए। और समानता के लिए क्या आवश्यक है कि जो भी भारतीय हैं उन्हें भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, जो भी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं वे सब पूरी हो जाएं, तो हम क्या कहेंगे कि देश में समानता की स्थापना की जा रही है। और सरकार को ये प्रयास करना चाहिए समानता के लक्ष्य के तहत कि धन और संपत्ति के वितरण की असमानताएं कम हों। कैसे कम हों कि जैसे मान लीजिए कि एक अमीर व्यक्ति है और इसके पास इतना धन है, एक गरीब व्यक्ति है और इसके पास इतना धन है, तो क्या हो कि इनके बीच असमानता कब कम होगी कि इसके पास तो इतना धन रहे, लेकिन इसके धन में भी यदि वृद्धि हो जाए तो ये जो असमानता थी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई 7 पंचवर्षीय योजना में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया, तो वो कितना लक्ष्यों को हम प्राप्त कर पाए, कृषि, उद्योग और व्यापार में हमें कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई। अब इसमें एक ये आपको दिया है स्वामित्व और प्रेरणा का उदाहरण। स्वामित्व और प्रेरणा में क्या है कि यदि मान लीजिए कि किसान जो है वो किसी भूमि के मालिक नहीं हैं, तो उन्हें स्वामित्व नहीं है तो उन्हें प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसका एक उदाहरण दिया है कि जो रूस हैं उसमें क्या था कि जो कृषि भूमि होती थी, सोवियत संघ जो पूर्व का था, इसमें कृषि भूमि पर जो है सरकार का अधिकार होता था और जो कृषक होता था वह तो केवल उस पर खेती करता था। तो अब चाहे उत्पादन ज़्यादा हो या उत्पादन कम हो, इसका लाभ केवल सरकार को होने वाला था। तो अब इस किसान को कोई भी प्रेरणा जो थी वो प्राप्त नहीं होती थी कि वह अधिक उत्पादन करे। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि सोवियत संघ में जो निर्यात किए जाते थे फल, तो किसान जो होता था उसमें अच्छे फलों के साथ सड़े फल भी मिक्स कर देता था। परिणाम ये होता था कि पूरे फल जो हैं वो सड़ जाते थे। ऐसा वो क्यों करता था? क्योंकि किसान को लगता था कि चाहे व्यापार में लाभ हो या हानि हो, उसका उसे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए उसे कोई प्रेरणा नहीं मिलती थी। तो ये कहानी आपको इसलिए इस बुक में बताई गई है कि इसमें ये बताया गया है कि जो कृषि भूमि का यदि स्वामित्व किसानों के पास होगा तो उन्हें अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। अब सोवियत संघ में तो हमने देख लिया कि ऐसा होता था, लेकिन अब हम अपने देश में देखें कि हमारे देश में क्या है कि मतलब भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिससे कि कृषक स्वामी बन सकें और उन्हें जो है प्रेरणा प्राप्त हो। कृषक ज़्यादा से ज़्यादा, जब भूमि के स्वामित्व उन्हें प्राप्त होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने का प्रयास करेंगे। ये कहानी हुई, यानी स्वामित्व से प्रेरणा प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी 1950 से 90 के बीच में कृषि क्षेत्र में कितना विकास हुआ। तो हमें पता है कि 1950 के पहले औपनिवेशिक शासन काल था, यानी अंग्रेज़ हमारे देश में शासन कर रहे थे। तो उस समय कृषि क्षेत्र में कोई भी समृद्धि नहीं हुई थी और ना ही समता थी, यानी बड़े किसानों को तो बहुत लाभ होता था और छोटे किसान जो हैं वो इस समय शोषित थे। अब स्वतंत्रता के बाद यह मुद्दा रहा कि भूमि में सुधार करना चाहिए जिससे छोटे और भूमिहीन किसान जो हैं उन्हें फ़ायदा हो सके। उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग कृषि में किया जाना चाहिए। इसके लिए क्या हुआ कि हमने हरित क्रांति को अपनाया। अब ये भूमि सुधार शुरू किए गए जिससे कि हमारे देश में कृषकों की स्थिति में सुधार आए। अब ये भूमि सुधार में क्या था कि हमारे देश में जो ज़मींदार और जागीरदार होते थे इनका वर्चस्व था और ये खेती में सुधार के लिए कोई भी प्रयास नहीं करते थे। उनका उद्देश्य तो केवल क्या था कि वो लगान वसूल करके सरकार को उसे अदा कर सकें।
अब क्या होता है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय स्थिति क्या थी कि ये है गवर्नमेंट और ये है जागीरदार और ये है अपना किसान। अब ये किसान जो है वो जागीरदार को क्या करता था, ज़मींदारों को लगान अदा करता था और ये उस सरकार को देते थे। तो ये ज़्यादा लगान वसूल करता था और इनका शोषण करता था। किसान का और सरकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। तो भूमि सुधार इसीलिए किए गए जिससे किसान और सरकार का प्रत्यक्ष संबंध हो जाए। अब चूँकि हमारे देश में निम्न उत्पादकता थी इसलिए हमें अमेरिका से क्या करना पड़ता था, अनाज का आयात करना पड़ता था। अब अमेरिका हमें जो अनाज देता था वह बहुत घटिया किस्म का होता था। उससे जब हम अपने खेतों में बोते थे तो आधी तो खरपतवार उगाती थी। तो इस प्रकार की अमेरिका की हरकत थी। कृषि समानता लाने के लिए अब कृषि क्षेत्र में सरकार ने सोचा कि अगर बड़े जमींदार और छोटे किसान के बीच आय के वितरण की असमानता घटाना है तो हमें भूमि सुधार लाना नितांत आवश्यक है। अब भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। मुख्य उद्देश्य था जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना। ये जो जमींदार होते थे जो बड़ी जोतों के स्वामी थे तो सरकार ने क्या कर दिया कि एक सीमा निर्धारित कर दी कि इतनी भूमि से अधिक भूमि किसी के पास नहीं होगी। तो ये जो अतिरिक्त भूमि थी यह क्या होती थी कि ये भूमि जो है भूमिहीन किसानों में बांट दी जाती थी। और ये जो बिचौलिए होते थे मतलब सरकार किसान और के बीच में जो जमींदार नामक बिचौलिए होते थे, सरकार ने अब इनका उन्मूलन कर दिया यानी इन्हें समाप्त कर दिया। अब क्या होता था कि ये जो भूमि थी उसके वास्तविक किसान जो है वही उसका मालिक होता था। अब क्या किया गया कि किसान जो है स्वामित्व किसान को निवेश की प्रेरणा देता है। यदि जो भूमि है उसका किसान ही स्वामी हो जाए तो उसे इसमें अधिक से अधिक धन का निवेश करके वह अधिक उत्पादन करने का प्रयास करेगा। लेकिन क्या था कि जो किसान थे, छोटे छोटे किसान, भूमिहीन किसान, उनको निवेश जो क्षेत्र होता था उसमें फसल को उपजाने के लिए पैसे लगाना आवश्यक थे, परंतु गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर पर्याप्त पूंजी उनके पास नहीं होती थी। तो अब ये सरकार का काम था कि वह किसानों को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराएं और जिससे क्या हो कि देश में समानता स्थापित हो, यानी ज़मींदार और छोटे किसानों के बीच जो आय के वितरण की असमानता है वह धीरे धीरे कम हो जाए। और समानता के लिए क्या किया गया, सीमा निर्धारण किया गया। सीमा निर्धारण जैसे आपको बताया है कि इतनी भूमि से अधिक भूमि किसी किसान के पास नहीं होगी। 50 एकड़ 100 एकड़ जो भी सरकार निर्धारित कर दे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कि समानता को बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन से भूमि सुधार लागू किए, तो सीमा निर्धारण, भूमि की अधिकतम सीमा को निर्धारित कर दिया। अब ये जो अधिकतम सीमा का निर्धारण था उसका प्रभाव क्या रहा कि किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई। इसका उद्देश्य क्या था कि कुछ लोगों पर के पास ही भूमि का स्वामित्व ना रहे, यानी भूमि सुधार कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो क्या था कि कुछ लोगों के पास ही भूमि का स्वामित्व केंद्रित ना रहे। पहले क्या था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भूमि का स्वामित्व जमींदार और जागीरदार के पास ही था। अब सरकार ये चाहती थी कि कुछ लोगों के पास ही नहीं रहे बल्कि छोटे छोटे किसानों को भी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध हो जाए। बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा था कि 200 लाख काश्तकार का सरकार से सीधे संपर्क हो गया। मतलब जब बिचौलिए ख़त्म हो गए तो काश्तकार जो होते थे, ये गवर्नमेंट है और ये काश्तकार है, तो ये जो किसान है वास्तविक इसका संबंध सरकार से स्थापित हो गया और वे शोषण से क्या हुए, मुक्त हो गए। अब ये जो भू स्वामित्व में परिवर्तन आया उससे क्या हुआ कि उत्पादन में हमारे देश में वृद्धि हुई। अब उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने बिचौलियों यानी जमींदार और जागीरदारों का उन्मूलन कर दिया जिससे कि समानता स्थापित हो सके।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जागीरदार के उन्मूलन के सरकार ने जो प्रयास किए थे जमींदारों को भूमि एक सीमा से अधिक गरीब लोगों को दे दे, इस प्रकार के प्रयास जो है सफल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि कानून जो था उसमें कई खामियां थी। जो कानून था कि भाई 50 एकड़ भूमि से अधिक भूमि जिसके पास होगी वो गरीबों में बांट दी जाएगी, लेकिन इस कानून में कई कमियां थी। तो जमींदारों ने उन कमियों का फ़ायदा उठाया और वे बड़े बड़े भूखंडों के मालिक हो गए। अब कैसे मालिक हो गए? कि जो उनकी भूमि पर खेती करने वाला काश्तकार था, अब उनने उसे हटा दिया और क्या किया कि जो भूमि थी वो अब चूँकि 50 एकड़ से ज़्यादा भूमि किसी के पास है तो उसे किसी दूसरे गरीब किसान को देना होगी। तो अब उन्होंने भूमि को कई भागों में बांटकर अपने मित्रों, रिश्तेदारों आदियों को बांट दिया, और जिससे कि उन्हें किसी भूमिहीन कृषक को भूमि ना देना पड़े। तो इस प्रकार भूमि सुधार कार्यक्रमों का कोई ज़्यादा लाभ नहीं हो पाया। अधिकतम सीमा निर्धारण का कानून में अनेक बाधाएं आईं। क्या बाधाएं आईं? कि ये जो जमींदार थे ये बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने क्या किया कि कोर्ट में इस कानून को ही चुनौती दी। अब इससे ये कानून जो था वो देरी से लागू हुआ और तब तक उन्होंने अपनी जो भूमि थी वह अपने मित्रों और रिश्तेदारों के नाम कर दी। इस प्रकार जो जमींदार थे वो अप्रत्यक्ष रूप से फिर से भूमि के मालिक बने रहे, भले ही वो किसी दूसरे के नाम पर थी। लेकिन ये जो केरल और पश्चिम बंगाल सरकार थी, इन्होंने भूमि सुधार कार्यक्रम को बहुत अच्छे से क्रियान्वित किया और इसका फल ये रहा कि किसानों को वास्तव में भूमि मिली। तो आपको ये नाम याद रखना है कि किन किन राज्यों ने भूमि सुधार कार्यक्रम को अच्छे से लागू किया। तो केरल और पश्चिम बंगाल की सरकार ने, और बाकी जो सरकारें थीं उन्होंने भूमि सुधार कार्यक्रम के प्रति उतनी वचनबद्धता नहीं दिखाई। अब वो उन्होंने वचनबद्धता क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि अभी तो हम अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हुए थे और अब अगर हम भूमि सुधार कार्यक्रम को कठोरता से लागू करते तो जो ज़मींदार थे उनके पास लट्ठी की बहुत बड़ी फौज थी जिसका भारतीय सेना भी मुकाबला करने में हो सकता था कि असमर्थ होती। तो सरकार ने और ये भी सोचा कि अभी तो हम स्वतंत्र हुए हैं, अगर हमने ज़्यादा भूमि सुधार कार्यक्रम को कठोरता से लागू किया तो क्या होगा कि जो है हमारे देश में सिविल वार शुरू हो जाएगा, जैसे कि रूस में, चीन में, अमेरिका में शुरू हुआ था। तो सरकार ने कानून तो बनाए लेकिन उसके क्रियान्वयन कठोरता से नहीं किया। अब यहाँ पर ये जो चित्र दिया है इसमें ये लिखा है कि ये एक अमेरिका का व्यक्ति है। पहले हम अमेरिका से PL 480 बीज जो है वो खरीदते थे, तो अब हमारे देश का किसान कह रहा है कि अब हमारे देश में तो हरित क्रांति आ गई है, अब तुम्हारे बीजों में हमें कोई रुचि नहीं है, अब तुम्हारी पेशकश में हमें कोई भी रुचि नहीं है। अब कृषि में सुधार के लिए जो अगला कार्य किया गया वो किया गया हरित क्रांति। अब ये हरित क्रांति क्या थी कि स्वतंत्रता के समय हमारे देश में कृषि पर जो निर्भर जनसंख्या थी वो 75% थी। ये आपको डाटा याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए कि स्वतंत्रता के समय 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी और कृषि में जो उत्पादकता थी वो बहुत कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी हल से, बैल से खेती की जाती थी और जो गांव थे वहाँ पर अधोसंरचना का अभाव था, मतलब किसान तब ज़्यादा उत्पादन करेगा जबकि वहाँ पर उसे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, कीटनाशक, उर्वरक आदि समय पर सुलभ हो सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर थी, यदि बारिश अच्छी होती थी तो कृषि अच्छी होती थी। अब जो मानसून है हमारे यहाँ अधिकांशतः क्या होता है कि बारिश कम ही होती है, तो अब किसान जो है उसे कठिनाई होती थी कि वो उत्पादन को कैसे बढ़ाए, क्योंकि सिंचाई की सुविधाएं तो उपलब्ध नहीं थी। अब कुछ किसान जो बड़े बड़े किसान होते थे उनके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, परंतु छोटे किसानों के पास ऐसा
नहीं था, सिंचाई की सुलभ नहीं थी। और इन सब का परिणाम क्या हुआ था कि औपनिवेशिक काल से ही भारत की कृषि में गतिरोध था। गतिरोध मतलब कोई प्रगति नहीं हो रही थी। हरित क्रांति जो थे उसके द्वारा जो कृषि में गतिरोध औपनिवेशिक काल से चला आ रहा था उसको स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। यानी हरित क्रांति के बाद कृषि का विकास होने लगा। अब हरित क्रांति में क्या किया गया कि हमने HYV बीजों का प्रयोग किया। अब यह ऑब्जेक्टिव होगा कि उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों को क्या कहा जाता था, तो उन्हें HYV बीज कहा जाता था। या HYV बीज का फुल फॉर्म क्या है? उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। अब ये जो हरित क्रांति थी वो उसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में गेहूं और चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, लेकिन इसमें उर्वरक, कीटनाशक, जल आदि की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी। हरित क्रांति में जो बीजों का प्रयोग किया जाता था वो अधिक उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई की आवश्यकता होती थी, और इन सभी चीज़ों का सही अनुपात में प्रयोग करना भी आवश्यक था। तो जो किसान थे वो इन बीजों का प्रयोग करके और अधिक पैदावार करते थे और इससे उन्हें लाभ होता था। अब किसान जो है सिंचाई की विश्वसनीय सुविधा और उर्वरक, कीटनाशक, अब जो गरीब किसान थे उनके पास इतने वित्तीय संसाधन नहीं थे, इतना धन नहीं था कि वो अच्छे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि को खरीद सके। उन पर वित्तीय संसाधनों का क्या था? अभाव था। अब हरित क्रांति जो उनका अगर हम दोष देखें तो इसका दोष यह था कि हरित क्रांति केवल गेहूं के और चावल के क्षेत्रों पर ज़्यादा जोर दिया गया, तो हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति भी कहते हैं। अब 1970 से 1980 के दशक के मध्य द्वितीय हरी क्रांति प्रारंभ हुई। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब HYV बीज जो थे वो नई प्रौद्योगिकी के बीज थे और इससे किसानों को मतलब कई राज्य में जो बड़े बड़े किसान थे उन्होंने इससे अधिक लाभ कमाया और अधिक उत्पादन किया। हरित क्रांति का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारा देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। अब हम अमेरिका के ऊपर खाद्यान्न के क्षेत्र में निर्भर नहीं थे। यदि जो यही नहीं, इसका दूसरा लाभ यह भी था कि अब हम अपना जो किसान केवल भरण पोषण के लिए उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि उनको जो अतिरिक्त अनाज बच जाता था स्वयं के उपभोग के बाद, तो उसे भी बाज़ार में बेच देते थे, और जो वो बाज़ार में बेचते थे उसे हम बोलते थे विपणित अधिशेष। तो यह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया कि विपणित अधिशेष क्या है। तो यदि मान लीजिए किसान 7 बोरे गेहूं का उत्पादन करता है और 2 बोरे गेहूं जो है उसका वो उपभोग करता है, तो जो बाकी गेहूं बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा? वह विपणित अधिशेष कहलाएगा। अब हरित क्रांति से किसान जो है, मतलब इसके अभी हम दोष देख रहे हैं कि हरित क्रांति के दोष क्या थे। तो हरित क्रांति में किसान जो है मुख्यतः हरित क्रांति सीमित फसलों जैसे गेहूं और चावल तक ही इसका प्रभाव था और अन्य फसलों पर इसका प्रभाव नहीं था। यानी गेहूं और चावल के उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन इनका उत्पादन इतना अधिक हो गया कि इनकी कीमत जो है वो क्या हो गई? कम हो गई। जब कोई वस्तु का उत्पादन अधिक होता है, पूर्ति अधिक होती है, तो कीमत कम हो जाती है। अपनी कुल आय के बहुत बड़े भाग को जो कीमत कम होने से क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे, निम्न आय वर्ग के लोग, उन्हें फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो अपने आय का बड़ा भाग भोजन पर खर्च करते थे, और हरित क्रांति से गेहूं और चावल की कीमत कमी आ गई। और हरित क्रांति का एक ये भी फ़ायदा था कि हमारा देश अब सुरक्षित भंडार बनाने लगा। सुरक्षित भंडार क्या होता है कि यदि देश में इतने गेहूं की आवश्यकता है और उत्पादन इतना हुआ है, तो जो ये अतिरिक्त उत्पादन है इसका क्या किया जाएगा? इसको सुरक्षित भंडार में रखा जाएगा, और जब कभी खाद्यान्न की कमी होगी तो उसका प्रयोग कर लिया जाएगा।
अब है आपका कि हरित क्रांति के बहुत लाभ थे, लेकिन इसके दोष, इस प्रौद्योगिकी ये निरापद नहीं थी, मतलब इसके दोष भी थे। अब इसके दोष क्या थे कि इसको अपनाना जोखिमपूर्ण था। जोखिमपूर्ण कैसे था कि हमने इतने बड़े पैमाने पर खेत में निवेश किया, अब उत्पादन अधिक होगा या नहीं। इसके अलावा हरित क्रांति का लाभ जो है वो बड़े किसानों ने उठाया, तो जो छोटे किसान थे वो तो क्या थे, वो गरीब ही रहे, क्योंकि उन्होंने हरित क्रांति को नहीं अपना पाए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो गरीब और अमीर, छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं और बढ़ गई। बड़े किसान और बड़े हो गए और गरीब किसान और गरीब हो गए। अब हरित क्रांति का जो लाभ था वो अधिकांशतः किसने उठाया, बड़े किसानों ने उठाया, क्योंकि वे ही हरित क्रांति में जिन आगतों का प्रयोग, अच्छी किस्म के बीज, खाद और उर्वरक खरीदने में सक्षम थे। अब दूसरा दोष क्या था हरित क्रांति का, कि हरित क्रांति में जब रासायनिक बीजों, रासायनिक खेती थी और रासायनिक आगतों का जब प्रयोग किया गया, तो उससे नई नई किस्म के कीट पतंगे उत्पन्न हो गए। तो अब हमें ज़्यादा कीटनाशकों का भी उपयोग करना पड़ा। छोटे किसान जो थे वो ना इस प्रकार के वो बीज, उर्वरक और कीटनाशक जो हैं खरीदने में सक्षम नहीं थे। तो सरकार जो थी उसने क्या किया कि छोटे किसानों को निम्न ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया। उर्वरक में सब्सिडी दी। यदि उर्वरक की बोरी 500 में आ रही थी तो किसानों को 200 में ही मिली सब्सिडी पर। अब इसका फ़ायदा छोटे किसानों को होने लगा और छोटे किसान की भी उपज और उत्पादकता में धीरे धीरे क्या हुई, वृद्धि हुई, क्योंकि उन्होंने भी सरकार की सब्सिडी के सहारे पर हरित क्रांति को अपना लिया था। अब हरित क्रांति जो है उसका लाभ छोटे बड़े सभी किसानों को मिला। अब हमारे देश में जो अनुसंधान संस्थाएं थी उन्होंने भी क्या किया, छोटे किसानों की जोखिम को कम करने के लिए उन्हें हरित क्रांति को अपनाने और उसके जो भी दुष्प्रभाव थे उनको कम करने के प्रशिक्षण दिया। जैसे कीटनाशक, अगर कीट पतंगे उत्पन्न हो जाए तो कीटनाशकों का प्रयोग करो, तो इससे फसलों की बर्बादी भी क्या हो गई, कम हो गई और धीरे धीरे छोटे किसान भी जो हैं हरित क्रांति का लाभ उठाने लगे। अब आपको दिया है कि सहायकी पर बहस। सहायकी मतलब कोई वस्तु जो है उसको उसकी मूल कीमत से कम कीमत पर बेचना। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ 500 रुपये में उत्पादित हो रही है और सरकार जो है उसको 200 रुपये में बेचे, तो 300 रुपये क्या हो जाएगी, सब्सिडी हो जाएगी। अब सहायकी पर बहस क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो सब्सिडी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सब्सिडी अच्छी नहीं है। तो अब हमारे देश में जो किसान, छोटे किसान हैं, वो उनके पास धन का अभाव है और इसलिए वो नई प्रौद्योगिकी को अपनाने से डरते भी हैं। और हरित क्रांति में उन्नत बीज, खाद, उर्वरक का प्रयोग होता था। छोटे किसान के पास इतने पैसा नहीं होता था कि वह उन्हें खरीद सके। तो अब छोटे किसानों को सरकार ने क्या किया, सहायकी दी। अब छोटे किसान, कोई भी नई प्रौद्योगिकी जब आती है तो वो जोखिमपूर्ण होती है कि हम उसे अपना लें और अधिक उत्पादन ना हुआ तो जो मूल पूंजी होगी वह भी खराब हो जाएगी। तो अब सरकार ने लोगों को सब्सिडी देना प्रारंभ करा जिससे कि वे नई प्रौद्योगिकी को अपनाएं। कुछ जो अर्थशास्त्री थे वो सब्सिडी के पक्ष में नहीं थे। वो ये कहते थे कि ठीक है, नई प्रौद्योगिकी है, एक बार किसान को इसका लाभ मिल जाए तो वो धीरे धीरे ये समझ जाएगा कि ये अच्छी प्रौद्योगिकी है, तो सरकार को धीरे धीरे क्या करना चाहिए, सहायकी को समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा इसका सहायकी का दोष ये था कि इसका लाभ जो है उर्वरक कारखानों को अधिक मिल रहा था और किसानों को कम। जैसे यदि बोरी उर्वरक की 500 रुपये की है तो सरकार जो होती थी वह उर्वरक के कारखाने को 300 रुपये दे देती थी, जिससे कि वह बोरी को क्या करे, 200 रुपये में बेचे। तो इसका लाभ उर्वरक कारखानों को अधिक मिला, ना कि किसान को। अब ये जो सरकार सब्सिडी देती थी उसका लाभ जो था वो समृद्ध किसान भी उठाते थे।
जो किसान सक्षम थे वे भी उस सब्सिडी का फ़ायदा उठाते थे। इससे क्या हुआ कि हमारा जो सरकारी कोष था उस पर अनावश्यक सब्सिडी का बोझ पड़ने लगा। तो इस प्रकार सरकार ने कहा कि मतलब अब एक बीच का मत दिया गया कि सहायकी को जारी तो रखना चाहिए, लेकिन ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इसका लाभ केवल गरीब और वास्तविक किसानों को ही मिले। इसे समाप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि ये इसका क्रियान्वयन अच्छे से करना चाहिए जिससे वास्तविक किसान ही इसका लाभ उठा पाए, क्योंकि यदि सहायकी दी जाएगी तो गरीबों और अमीरों के बीच आय के वितरण की असमानता जो है वो कम हो जाएगी। अब कुछ जो विशेषज्ञ थे उनका तर्क था कि ये जो सहायकी है उसका लाभ जो है बड़े किसान और उर्वरक उद्योग उठाते हैं, तो ये सही नीति नहीं है और इसलिए इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और निर्धन किसान तो बेचारे इनका लाभ उठा ही नहीं पाते सहायकी का। अब 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि से मतलब ये जो हरित क्रांति को लागू किया गया तो 1960 तक क्या था कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। अब इसका नकारात्मक पहलू क्या था कि हम खाद्यान्न का उत्पादन तो ज़्यादा होने लगा, उसके बावजूद भी 1990 तक हमारे देश की 65% जनसंख्या जो थी वो कृषि में ही लगी हुई थी। तो जबकि विकसित देशों में कृषि क्षेत्र पर निर्भर जनसंख्या कम होती है, अर्थात देश में कृषि का तो विकास हुआ लेकिन इस पर निर्भर जनसंख्या में कमी नहीं आई। क्यों कमी नहीं आई? क्योंकि सेवा क्षेत्र का जो है कृषि क्षेत्र से जो जनसंख्या कृषि में अब चूँकि नई तकनीक में औजारों का और यंत्रों का प्रयोग किया जाता था तो अब कम जनसंख्या की ज़रूरत थी, लेकिन जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र थे यानी उद्योग और सेवा क्षेत्र, ये कृषि क्षेत्र की अतिरिक्त जनसंख्या को खपा नहीं पाए और इसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे देश में हरित क्रांति में उत्पादन के बावजूद भी कृषि पर निर्भर जनसंख्या अधिक बनी रही। 1950 में 67.5% जनसंख्या थी कृषि पर निर्भर और 1990 में ये घटकर 64.90 यानी कृषि पर निर्भर जनसंख्या घटी तो लेकिन बहुत कम, केवल 3% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर जनसंख्या 50 से 90 के बीच में घटी। अब क्या था कि कृषि में अब उत्पादन वृद्धि हो गई थी तो न्यूनतम श्रमिकों की ज़रूरत थी, लेकिन तब भी अतिरिक्त श्रमिक मतलब छद्म बेरोज़गारी पाई जाने लगी, क्योंकि बहुत सारे श्रमिक कृषि में पर निर्भर रहे जिनकी की आवश्यकता ही नहीं थी। अब इसमें कुछ आंकड़े दिए हैं कि कृषि मतलब भारत का व्यावसायिक ढांचा दिया है कि कृषि क्षेत्र पर निर्भर जनसंख्या 70% थी 50-51 में, उद्योग में 10 और सेवा क्षेत्र में 17, जबकि 1990-91 में कृषि पर 66, उद्योग में 12 और सेवा क्षेत्र में 20.5% जनसंख्या निर्भर थी। अब क्या था कि ये दिया हुआ है कि 1950 से 1990 के दौरान जो नीतियाँ अपनाई गई थी वे विफल मतलब कृषि का विकास तो हुआ लेकिन अधिक विकास करने में विफल रही। अब हम देखते हैं कि उद्योग क्षेत्र में विकास किस प्रकार 1950 से 90 के बीच में हुआ। अब हम हमारे औद्योगिक क्षेत्र की विकास की बात करते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया। अब हम ज़रा हिस्ट्री पर जाते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भारत में ऐसे उद्योगपतियों का अभाव था जो कि भारत में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना कर सकें। इसलिए सरकार औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना तो चाहती थी, क्योंकि उद्योग में जो रोज़गार होता है वो अधिक स्थायी होता है। कृषि तो जो है वो मानसून का जुआ होती थी, लेकिन उद्योग क्षेत्र में जो रोज़गार होते हैं वो 12 मासी होते हैं, जबकि कृषि क्षेत्र में कुछ माह रोज़गार मिलता है और कुछ माह
नहीं मिलता। तो अब इस स्थायी रोजगार के स्रोत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास के साथ किए। अब औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक था कि आधुनिकीकरण हो और जिससे कि देश की समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिले, यानी देश में विकास हो सके। अब इसीलिए हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसमें हमने क्या किया कि औद्योगिक क्षेत्र पर बल दिया। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय सूती वस्त्र और पटसन उद्योग तक सीमित था औद्योगिक क्षेत्र, और जमशेदपुर में और कोलकाता में लोहा इस्पात उद्योग जो है उस समय लगाए गए थे। लेकिन अब जो है सरकार ने ये प्रयास किया कि औद्योगिक क्षेत्र जो है उसके आधार का विस्तार करना चाहिए, यानी विविध प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने का बीड़ा सरकार ने उठाया। अब क्या था कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र का विकास सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में से किस क्षेत्र में किया जाए। तो अब जो जैसा कि अभी बताया है कि जो निजी क्षेत्र है वो उतने ज़्यादा समर्थवान नहीं थे कि वो बड़े बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट को लगा सकें, इसलिए औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी जो ना उनके पास इतना निवेश करने के लिए पूंजी थी, तो औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी जो है सरकार को उठानी पड़ी। अब स्वतंत्रता के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था कि अगर उद्योगपति ये रिस्क उठाएं कि किसी उद्योग की स्थापना करें और अगर वो वस्तु बाजार में नहीं बिकी तो उद्योगपति क्या करेंगे, तो उन्हें कोई प्रोत्साहन का भी अभाव था। इसलिए निजी क्षेत्र ने उद्योगों की स्थापना जो है उसमें ज़्यादा रुचि नहीं ली और सरकार को जो उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में करनी पड़ी। निजी क्षेत्र के पास पूंजी का भी अभाव था। अब निजी क्षेत्र को सरकार तो ये चाहती थी कि व्यापक भूमिका दे, लेकिन सरकार समाजवादी पथ पर अग्रसर हो रही थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये निर्णय लिया गया कि भारी उद्योग जो हैं उनकी स्थापना सरकार के नियंत्रण में की जाएगी। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना सरकारी नियंत्रण में की, तो वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था कि जो उद्योग हैं उस पर पूरा नियंत्रण सरकार का रहेगा और निजी क्षेत्र जो हैं, निजी क्षेत्र की नीति सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों के अनुपूरक होगी। मतलब निजी क्षेत्र जो है वो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करेगा और मुख्य भूमिका मतलब किसकी रहेगी? सार्वजनिक क्षेत्र की। तो शुरू की औद्योगिक नीति में अग्रणी क्षेत्र कौन सा था? सार्वजनिक क्षेत्र जो था वो अग्रणी क्षेत्रक था। अब औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 आया। इसमें क्या किया गया कि भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया। मतलब इसमें भी यही बात कही गई कि जो भारी उद्योग हैं वह राज्य के नियंत्रण में स्थापित किए जाएं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार, अब ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव किस पंचवर्षीय योजना का आधार रहा। तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी उसका आधार रहा औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। अब ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें क्या था कि सरकार समाजवादी स्वरूप के समाज को विकसित करना चाहता था। मतलब इसमें समाजवाद पर अधिक जोर दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब समाजवाद के लक्ष्य के अनुरूप जो भारत में उद्योग थे उन्हें 3 वर्गों में विभक्त किया गया। तो ये ऑब्जेक्टिव है कि 1900 औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1957 में उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? 3 वर्ग। अब प्रथम वर्ग में जो उद्योग थे वो राज्य के अनंत स्वामित्व में थे, यानी प्रथम वर्ग में वे उद्योग थे जिन पर ही केवल राज्य का ही स्वामित्व था, गवर्नमेंट का ही स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में जो उद्योग थे उसमें क्या था कि सरकार की भूमिका तो प्रमुख थी और निजी क्षेत्र की जो भूमिका थी वो गौण थी। गवर्नमेंट की जो भूमिका थी वो प्राइमरी थी और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका जो थी
वो सेकेंडरी थी। तीसरे वर्ग में वो उद्योग रखे गए जो केवल निजी क्षेत्र में थे। तीसरे वर्ग में केवल प्राइवेट उद्योग रखे गए। लेकिन जो तीसरे वर्ग के उद्योग थे उन पर सरकार जो है वो लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से नियंत्रण रखती थी। यानी यदि किसी को नया उद्योग स्थापित करना है तो उसे लाइसेंस लेना होगा। अगर तो इसका कुछ अनुचित फ़ायदा भी लोगों ने उठाया। अगर कोई पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करता था तो उसे लाइसेंसिंग में कुछ रियायत मिल जाती थी, उसे जैसे कर में छूट मिल जाती थी और प्रशुल्क, बिजली आदि सभी में छूट मिल जाती थी। तो सरकार ऐसा क्यों करती थी? जिससे कि उस क्षेत्र में समानता को बढ़ावा मिले। चूँकि वो पिछड़ा क्षेत्र है तो उसमें सरकार कुछ छूट दे देती थी। वर्तमान उद्योगों में वर्तमान में जो सरकार है वो विविध प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान करती है। अब ऐसा सरकार क्यों करती थी? जिससे कि विविध प्रकार की वस्तुएं जो हैं उनका उत्पादन हो सके। अब यदि किसी विद्यमान कंपनी को अपना उत्पादन बढ़ाना है तो भी उसको क्या करना पड़ता था? सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। इस प्रकार ये जो लाइसेंसिंग प्रणाली थी इसका दुरुपयोग भी हुआ। जो बड़े राजघराने से संबंधित उद्योगपति होते थे वे तो आसानी से उन्हें लाइसेंस मिल जाता था और सामान्य लोगों को लाइसेंस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। और कुछ तो उद्योगपति अपने प्रतिस्पर्धियों को समाप्त करने के लिए आवश्यकता न होने पर भी आवश्यकता से अधिक लाइसेंस ले लेते थे। अब ये लघु उद्योग की बात कही गई है तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि कार्य समिति किससे संबंधित है? तो लघु उद्योग से संबंधित है। इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में हुई। और ये जो समिति थी कार्य समिति, इसने लघु उद्योगों के विकास या ग्राम उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने की बात कही। और इसने लघु उद्योगों की परिभाषा भी दी कि लघु उद्योग में अधिकतम निवेश की सीमा क्या होनी चाहिए। और ये जो अधिकतम निवेश की सीमा थी वो समय समय पर बदलती गई। 1950 की यदि हम बात करें तो उसमें लघु उद्योग इकाई उसे कहा जाता था जो इसमें कि 5 लाख का निवेश होता था। और बाद में इसे क्या किया गया? 5 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया। और भी इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसा माना जाता था कि जो लघु उद्योग होते हैं वो क्या थे? श्रम प्रधान होते हैं और बड़े उद्योगों की अपेक्षा इनमें श्रम का उपयोग अधिक होता है। इसलिए सरकार जो है रोजगार सृजन की दृष्टि से लघु उद्योगों को स्थापित करना चाहती थी जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो जाए। अब जो लघु उद्योग थे वो बड़ी फर्म जो थी उनकी बड़ी फर्मों से लघु उद्योगों की रक्षा करने के लिए सरकार ने कुछ उपाय अपनाए। क्या उपाय थे? कि उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया। कैसा आरक्षण प्रदान किया गया? कि उन्हें सरकार ने कम उत्पाद शुल्क लिया, उनसे कम ब्याज दर पर ऋण दिया। तो ऐसा इसलिए किया कि जिससे कि लघु उद्योग जो हैं संरक्षण के वातावरण में अपना विकास कर सकें। अब अगला है कि व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन। यानी हमारे देश में आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई गई थी। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है कि यदि हम मान लीजिए कि बाहर से कपड़ा आयात करते हैं तो कपड़ा तो हम खुद ही बना सकते हैं, तो फिर हम क्या करें? दूसरे देश से कपड़ा आयात ना करके वही कपड़ा अपने देश में ही बनाएं। तो इसे हम क्या कहेंगे? आयात प्रतिस्थापन की नीति। यानी जिस वस्तु को हम अपने देश में बना सकते हैं उसे दूसरे देश से ना मंगाएं। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कि प्रारंभ की पंचवर्षीय योजनाओं में किस आयात निर्यात की किस नीति का अनुसरण किया गया? तो आयात प्रतिस्थापन की नीति का अनुसरण किया गया। हमारी जो नीति थी अंतर्मुखी व्यापार की नीति थी। अंतर्मुखी मीन्स होता है कि हम अपने देश में ही जो उत्पादन करेंगे उसका ही उपभोग करेंगे, आयात निर्यात नहीं करेंगे। अब इस नीति का उद्देश्य
ये था कि हम जिस वस्तु का आयात करते हैं उसकी घरेलू स्तर पर ही पूर्ति करें। अब जैसे मान लीजिए कि हम बाहर से कोई कार मंगा रहे हैं और वो पड़ रही है हमें 1,90,000 की, और हमारे देश में वैसी ही कार 2 लाख की बन रही है, तो सरकार इस पर 20,000 रुपये कर लगा देगी, जिससे ये हो जाएगी 2,10,000 की, और हमारे देश की 2 लाख की है, तो ये सस्ती होगी तो लोग इसे खरीदेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? संरक्षण की नीति। तो सरकार ने हमारे देश के जो आयातित वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योग थे उन्हें संरक्षण प्रदान किया। अब ये जो आयात संरक्षण होता है वो कितने प्रकार से दिया जा सकता है? ये ऑब्जेक्टिव, तो इसके 2 प्रकार होते हैं, एक प्रशुल्क और कोटा। अब ये प्रशुल्क क्या होता है? प्रशुल्क का अर्थ होता है कि जिन वस्तुओं का हम जो आयात दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं उस पर सरकार अधिक कर लगाती है, जिससे कि लोग वो वस्तु महंगी हो जाए और लोग उसका प्रयोग करने में हतोत्साहित हों। अब कोटा क्या होता है? कोटा का मतलब होता है कि सरकार ने निर्धारित कर दिया कि इतने से अधिक वस्तुएं जो है विदेश से आयात नहीं की जाएंगी, तो उससे ज़्यादा वस्तुओं की यदि आवश्यकता होगी तो वो देश में ही निर्माण किया जाएगा। इसलिए आयात और प्रशुल्क जो हैं ये संरक्षण नीति के तहत लगाए गए। अब ये जो संरक्षण की नीति थी वो विकासशील देश के उद्योगों को विकसित करने की दृष्टि से बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो जो हैं बड़े उद्योगों, जो विकसित देशों के बड़े उद्योग थे उनकी प्रतिस्पर्धा का सामना करने में अक्षम थे। आयातों पर प्रतिबंध लगाया गया। मतलब जब हमारे देश में आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई गई तो विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे कि विदेशी मुद्रा जो है उसकी बचत हो सके। और 1980 के दशक में निर्यात संवर्धन, मतलब 1980 तक हम केवल आयात अपने ही देश में रहे, आयात प्रतिस्थापन की नीति पर हमने निर्यात संवर्धन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब इसमें एक ये चित्र में दिया गया है, ये चित्र है कि 1950-51 में कृषि पर निर्भर जनसंख्या जो थी, विभिन्न क्षेत्रों का योगदान जीडीपी में दिया गया है कि कृषि क्षेत्र का योगदान 59%, उद्योग का 13% और सेवा क्षेत्र का 28% था। 1991 में कृषि का जीडीपी में योगदान घटकर 34% रह गया और उद्योग का 24 और सेवा क्षेत्र का 40.5, यानी सेवा क्षेत्र का योगदान 1991 में सर्वाधिक है, तो 1950-51 में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास की नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा। अब ये जो नीतियाँ थीं 1950-51 में क्या था, जो उद्योग क्षेत्र था उसका जीडीपी में 11.8% योगदान था, लेकिन इन नीतियों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1990-91 में उद्योग क्षेत्र का योगदान बढ़कर 24.6% हो गया। जीडीपी में उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ी। औद्योगिक क्षेत्र की जो वार्षिक समृद्धि दर थी वो कितनी हो गई? 6%। ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो गया। अब हम केवल सूती वस्त्र और पटसन का उत्पादन ही नहीं करते थे, बल्कि विविधतापूर्ण जो है उसका उद्योगों की स्थापना हुई। लघु उद्योगों के संरक्षण के लिए सरकार ने कई प्रकार के जो है संरक्षणात्मक उपायों को अपनाया। अब जो बड़ी फर्में थी, हमारे देश में बड़ी फर्में थी, उनको प्रारंभ करने के लिए जो निजी उद्योगपति थे उनके पास पूंजी नहीं थे। अब जो नई नई फर्में स्थापित हो रही थी उनको विदेशी प्रतिस्पर्धा से सरकार को संरक्षण भी प्रदान करना था। विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विदेशी कंपनियां का ज़्यादा दबदबा था, तो उनसे भारतीय कंपनियों को संरक्षण भी सरकार को प्रदान करना था। अब भारत में यह माना गया कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था की समृद्धि हो सकती है, लेकिन इसकी कई लोगों ने कड़ी आलोचना भी की। इसकी आलोचना क्यों हुई? क्योंकि ये किया गया कि मतलब व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि जो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है
तो उसमें वो एकाधिकारी होते हैं और अगर कोई हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो लेना नहीं चाहते। जैसा कि इसमें उदाहरण दिया है कि पहले जब दूरसंचार क्षेत्र जो था सरकार के अधिकार में था तो लोगों को मोबाइल मतलब टेलीफोन की लाइन लेने के लिए भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। अब लेकिन स्थिति बदल गई है। ऐसे ही सार्वजनिक क्षेत्र जो था 1990 के दशक के अंत तक सरकार ने इसको प्रतिस्पर्धा से बचाए रखा। मतलब इसमें दो उदाहरण दिए हैं, एक तो टेलीफोन और दूसरा मॉडर्न बेड। तो धीरे धीरे फिर ये बात आने लगी कि टेलीफोन का काम तो निजी कंपनियां भी कर सकती हैं, ब्रेड बनाने का काम तो निजी कंपनियां भी कर सकती हैं। तो अब सरकार को ये काम छोड़कर सुशासन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो 2001 में जो थी मॉडर्न ब्रेड को बेच दिया गया। यह आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हुआ। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने के 4 दशक बाद इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं आया। मतलब ये जो योजना लागू तो की गई लेकिन स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया। अब क्या था कि 2 ही क्षेत्रक कार्य कर रहे थे, एक सार्वजनिक क्षेत्रक और दूसरा निजी क्षेत्रक। अब जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, जैसे कि बहुत सारे सुरक्षा गार्ड हैं, ये सरकार की ओर से ही होते थे, तो ये काम भी निजी कंपनियां कर सकती थी। सार्वजनिक क्षेत्र में होटल थे तो बात आने लगी कि होटल तो निजी क्षेत्र भी चला सकता है, तो राज्य को ये कार्य जो है निजी क्षेत्र पर छोड़ देना चाहिए और सरकार को अपने हाथों में संसाधनों का केंद्रीयकरण नहीं करना चाहिए। अब ये बात भी उठाई गई कि कई सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो तो भारी हानि में चल रही हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, इसलिए वो क्रमबद्ध भी नहीं किए जा सकते। तो इस प्रकार सरकारी क्षेत्र की आड़ में जो है प्रतिस्पर्धा को रोका गया। अब जो निजी क्षेत्र होता है वो तो केवल लाभ के लिए कार्य करता है। अब जो सार्वजनिक क्षेत्र की फर्में मूलतः निजी क्षेत्र की थी और हानि में चल रही थी, तो सरकार ने उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया, जिससे कि जो कामगार हैं उनकी नौकरी का संरक्षण प्राप्त हो, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या होती है और नुकसान में उठाने से देश के संसाधनों का जो है अपव्यय नहीं होने दिया गया। यदि वो कंपनियां बंद हो जाती तो देश के जो संसाधन हैं उनका अपव्यय हो जाता। फिर है किसी उद्योग को शुरू करने के लिए क्या होता था, ये आलोचना की गई है औद्योगिक नीति प्रस्ताव की कि लाइसेंसिंग की जो प्रणाली अपनाई गई थी तो उसका फ़ायदा बड़े औद्योगिक घरानों ने उठाया। अब जो परमिट राज था, यानी जो नेताओं से मिली भगत से परमिट आसानी से मिल जाता था, तो और बाकी सामान्य जनता को परमिट नहीं मिलता था, तो इससे उद्योगों की कार्यकुशलता प्रभावित हुई। अब ये जो परमिट होते थे वो अपनी प्रतिस्पर्धी को रोकने के लिए भी लोग ले लेते थे। विदेशी प्रतिस्पर्धा से भी लाइसेंसिंग के माध्यम से संरक्षण प्राप्त हो जाता था। तो अब धीरे धीरे यह बात की जाने लगी कि हानि में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रम जो हैं उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए और जो आयात पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो जनता को हमारे देश की ही वस्तु खरीदनी पड़ती थी, भले ही उसकी गुणवत्ता या कीमत के साथ उन्हें समझौता क्यों ना करना पड़े, क्योंकि उद्योगों को एकाधिकार होता था, सरकार का संरक्षण होता था, तो उन्हें वस्तुओं की गुणवत्ता को सुधारने की कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं होती थी। घटिया वस्तु भी क्या थी, ऊंची कीमत पर बिक रही थी। तो आयात फिर धीरे धीरे ये बात की जाने लगी कि ये जो आयात से हम प्रतिस्पर्धा से हमारे देश के उद्योगों को बचा रहे हैं, तो हमें अपने जो क्षेत्र है सार्वजनिक क्षेत्र को खोल देना चाहिए। हमें ज़्यादा संरक्षण की नीति को नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री ये कहते थे
कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा सार्वजनिक क्षेत्र अच्छे से काम नहीं कर रहा, लाभ नहीं कमा रहा, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का मूल्यांकन लाभ के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि वो जो सेवाएं प्रदान कर रहा है उससे समाज को जो लाभ हो रहा है उसके आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और जहाँ तक उत्पादों को संरक्षण की बात है, तो उत्पादों को संरक्षण से धीरे धीरे फिर वो जो उद्योग होते हैं वो अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता का विकास कर लेते हैं। तो 1991 में धीरे धीरे फिर ये बात आई कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करना चाहिए, खोल देना चाहिए। तो नई आर्थिक नीति कब आई, तो 1991 में आई। अब निष्कर्ष रूप में यदि हम देखें तो हमने प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था की प्रगति थी वह कैसी थी, उल्लेखनीय थी। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति की स्थिति की तुलना में विविधतापूर्ण हो गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तो हम केवल सूती और पटसन उद्योग तक सीमित थे, परंतु नई औद्योगिक नीति से अब विविधतापूर्ण उद्योगों की स्थापना हुई। अब जो हरित क्रांति आई उससे हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए। भूमि सुधार से जमींदारी का उन्मूलन हुआ और छोटे किसानों को इसका लाभ हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसके निष्पादन से लोग असंतुष्ट रहे, परंतु वो सार्वजनिक क्षेत्र जो है समाज के लाभ के लिए फिर भी चलाए जाते रहे। आत्मनिर्भरता के नाम पर उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान किया गया और उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता को सुधारने की कोई प्रेरणा नहीं मिली। तो हमारी जो नीतियाँ थीं प्रारंभ में क्या थीं, शुरू की पंचवर्षीय योजना में अंतर्मुखी थी। अंतर्मुखी का अर्थ है कि हम केवल अपने देश में ही वस्तु का निर्माण करना चाहते थे, आयात निर्यात पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। परंतु धीरे धीरे वैश्विक परिदृश्य बदला और फिर 1991 में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए और आर्थिक सुधार की जो नई नीति है उसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया। ओके, थैंक यू।